अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आपको लाहौर और कराची के दरमियान मैच में तलखी वाले कुछ सीन नजर आए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में एक दो वाकयात ऐसे हुए हैं जहां पे तलखी भरी। और सीन ये है कि लाहौर और कराची के खिलाड़ी अब अपने खुद से मतलब एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते। बातचीत मीन ये नहीं है कि कोई सलाम दुआ नहीं लेता, बट पॉइंट के हंस हंस मुस्कुराहट के तबादले और कोई बातचीत हो या बैठ के इकट्ठे बातचीत कर लें, ऐसा नहीं हो रहा। हालांकि कराची में भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, लाहौर में भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, बल्कि कराची में तो पाकिस्तान के कप्तान भी हैं, T20 के कप्तान। एक वाकया हुआ, दोनों का कैंप इकट्ठा लगा हुआ था, बीच में एक नेट था। जंपा जो है बॉल लेने कराची वाले नेट वाली साइड के ऊपर आए, तो बॉल थोड़ा सा ख़राब था, एक बॉल आया उनके पास। तो जंपा ने बॉल उठाकर ना लाहौर कलंदर के एक खिलाड़ी को कहा कि ये बॉल लगता है आपकी है। वो बॉल ख़राब थी, यानी जिसे बोलते हैं ना टेम्पर की हुई बॉल हो। तंज के तौर पे कहा ये लगता है ये लाहौर कलंदर वालों की बॉल है। वहाँ पे लाहौर कलंदर के दो तीन खिलाड़ी खड़े थे, उनमें से एक क्रिकेटर ने कहा चेक कर लो कहीं डेविड वार्नर की बॉल ना हो ये। जिस पर जंपा आग बगोला हुए, गुस्सा किया, आंखों से घूरा भी और बाद में चल दिए। और फिर लाहौर कलंदर के खिलाड़ियों ने इस बात के ऊपर काफ़ी हंसी मजाक भी किया। मतलब जंपा ने एक कोशिश की कि कलंदर के ऊपर बात की जाए कि बॉल थोड़ी सी खराब शेप की हुई थी कि ये कहीं कलंदर की बॉल तो नहीं है। और कलंदर के खिलाड़ी ने कहा कि ज़रा डेविड वार्नर से चेक कर लो कहीं उसका बॉल ना हो ये, क्योंकि वार्नर के ऊपर भी ये बॉल टेम्परिंग का बल्कि इल्ज़ाम के लगा, 1 साल का बैन भी हुआ, बाकी सब चीज़ें आपके पास हैं। सो ये तल्खी हुई। और जहाँ तक मुझे पता है लाहौर कलंदर और कराची किंग के खिलाड़ी आपस में गुफ्तगू वगैरह भी नहीं कर रहे। फ़खर जमान के ऊपर एक छोटी सी मैं आपको अपडेट बता दूँ। कराची किंग के दो बड़ों ने कराची किंग्स के दो बड़ों ने फ़खर जमान से बातचीत की। एक तो उनके जो डायरेक्टर हैं हैदर, उन्होंने भी बातचीत की और वो तो कस्में भी खाते फिर रहे हैं कि नहीं हमने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई है और ये वाला सब मामला है, हमने कोई आपके ऊपर वो जो होता है सैंड पेपर का इल्ज़ाम नहीं लगाया। यानी कराची किंग के ऊपर एक बात आ रही थी। कराची किंग के एक ऑफिशियल ने फ़खर जमान की वीडियो बना रखी हुई थी। फ़खर जमान ने कहा कि ये वीडियो आप सोशल मीडिया पर लगाएं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मगर हैदर ने बाद में फ़खर जमान से बातचीत भी की और उन्होंने अपनी तरफ से कस्में भी खाई कि नहीं हमने कोई वीडियो आपकी नहीं बनाई, हमने कोई सैंड पेपर की बात भी नहीं की है, हम पे गलत इल्ज़ाम आ रहा है और बला बला। हालांकि कराची किंग के ही एक ऑफिशियल ने कराची किंग के ही एक ऑफिशियल ने फ़खर जमान को ही कहा था कि हमने आपकी तस्वीरें और वीडियो बना रखी जिसमें आपके हाथ में पेपर है। बट पेपर सैंड पेपर वो वर्ड यूज़ नहीं हुआ था, लेकिन बाद में लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके हाथ में कहीं सैंड पेपर था। तो फ़खर ने कहा कि अगर मेरे हाथ में सैंड पेपर है ना तो प्लीज़ वो वीडियो दिखाइए, लाजमी दिखाइए, फिर तो मुझे मुकम्मल तौर पे बैन कर देना चाहिए अगर मेरे हाथ में सैंड पेपर है तो। सो ये वाला हुआ। अभी मामला जिसे बोलते हैं कि थोड़ा डस्ट पड़ा हुआ है, मगर मामला ख़त्म नहीं हुआ है और दोनों तरफ के कैंप के अंदर काफ़ी नाखुशगवार चीज़ें हो रही हैं। मैच के अंदर भी आपको वो तड़प, वो तलखी ज़रूर नज़र आएगी जब कराची और लाहौर का मैच आप देखेंगे। अगर उस मैच के बीच में कहीं पे 19 का आंकड़ा आपको नज़र आए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि मामला कुछ ऐसा ही है। लाहौर कलंदर वाले काफ़ी गुस्से में हैं कि जिस किस्म का एक तो उनके मेन खिलाड़ी के ऊपर इल्ज़ाम लगा, जिस तरह कलंदर्स का इमेज ख़राब हुआ और जिस तरह कराची किंग का एक ऑफिशियल डगआउट में बैठे तस्वीरें बनाता रहा और बाकी बंदे उसको मना नहीं किया है, तो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी गुस्सा पाया जाता है लाहौर कलंदर्स के अंदर भी। और एक और मैं आपको अपडेट बता दूं, ये शायद कहीं पे आपने देखा ना होगा। जिस दिन लाहौर कलंदर्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा बॉल टेम्परिंग, फ़खर जमान के ऊपर एक्चुअली मैं सॉरी लाहौर कलंदर बोल रहा हूँ, फ़खर जमान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा बॉल टेम्परिंग का, एग्जैक्टली उसी मैच में कराची किंग की जब बॉलिंग चल रही थी तब भी बॉल खराब हुआ था। तब भी अंपायर ने बॉल चेंज की थी। पहले एक वार्निंग दी थी हसन अली को और उसके बाद बॉल चेंज की गई। इस पर भी इस पर भी लाहौर कलंदर को गुस्सा है कि उधर वार्निंग क्या होती है? अगर आपको लगता है कि बॉल खराब है तो फिर उधर भी वो चीज होनी चाहिए थी जो इधर हुई। बाद में बॉल कराची किंग की बारी भी चेंज हुआ, वार्निंग कराची किंग के खिलाड़ी को भी दी गई, मगर जहां पर भी ऐसा मामला हुआ तो 5 पेनल्टी के रन भी हुए, बॉल भी चेंज हुई, हंसी मजाक भी दुनिया में बना और इमेज भी खराब हुआ फ़खर जमान का। ये लुब्बे लबाब है पूरा जो खुलासा है मैं आपको बता रहा हूं। अब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मिसबाहुल हक की, उन्होंने दो बड़ी खास बातें की। एक बाबर आजम के बारे में, एक उन्होंने अपने मतलब अपने हवाले से। बाबर आजम के बारे में उन्होंने बोला कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि बाबर आजम अपने जो नेचुरल गेम है उसकी तरफ आए हैं।
मुझे ज़्यादातर पे ये लग रहा है कि शायद मिसबा ने ही बाबर के ऊपर थोड़ा काम किया होगा। मिसबा ऐसे कोच बड़े हार्ड वर्किंग कोच हैं, थिंकिंग हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने बोला होगा कि यार आप बाबर आजम अपनी नेचुरल क्रिकेट की वजह से बने थे, ना कि स्कूप मार के या पुट्ठे सीधे शॉटा मार के बने। सो आप बाबर आजम जब बने तो आप अपनी नेचुरल पे बने हो ना, तो आप वही क्रिकेट खेलो। अब बाबर आजम के आखिरी 2 इनिंग उठा के देख लें, शायद शोर मचा, स्ट्राइक रेट का मामला भी हुआ जो कि हमेशा बाबर आजम के ऊपर होता है, वो 200 भी कर लेंगे तो होगा, बट ये हुआ। अब 51 बॉल के ऊपर 87 नॉट आउट रन मुझे नहीं लगता कहीं से भी बुरे हैं। 170 प्लस की स्ट्राइक रेट है, अच्छी स्ट्राइक रेट है। अब लाजमी नहीं होता, अब एक मैच में जहां पे 250 रन बनते हैं ना, वहां पे किसी का स्ट्राइक रेट कम होता है, किसी का बहुत ज्यादा होता है, बट 170 अगेन कम नहीं है, ठीक ठाक स्ट्राइक रेट है। और अच्छी बात ये थी कि बाबर आजम ने आखिरी 2 ओवर जो थे वो खुद नहीं खेले थे, अब्दुल समद को आगे बना के रखा था क्योंकि उनकी स्लॉग अच्छी हो रही थी, वो वैसे भी अच्छे पावर हिटर है, तो वो उन्होंने अपनी सेंचुरी भी एक तरह से सेक्रीफाइस की है। लेकिन मिसबाउल हक ने जो बात की कि बाबर आजम अपनी नेशनल गेम के ऊपर आए और शायद उनको वही क्रिकेट खेलनी चाहिए और यही फार्मूला उनके ऊपर ठीक भी लग रहा है। सो बहुत से लोगों को लगेगा यार पीएसएल है, इस बार बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं है, स्कोर और आ रही तो कौन सी बात है, बट मुझे लगता है इससे भी कमजोर बॉलिंग के साथ बाबर आजम खेलते थे, रन नहीं आ रहे थे उनके, अब एटलीस्ट रन आ रहे हैं। और शायद शायद हम ये मान के चलें कि ये स्ट्राइक रेट पाकिस्तान टीम को नहीं चाहिए होगा T20 में, बट अगर बाबर आजम के बल्ले से रन आते हैं तो वनडे में तो वो आपकी टीम का एक सबसे बड़े बल्लेबाज माने ही जाते हैं कि वनडे फॉर्मेट उनको बहुत सूट करता है। सो अगर उनकी फॉर्म अच्छी लग जाती है तो वनडे वर्ल्ड कप है अभी पहले, T20 तो बहुत बात की बात है। सो वनडे के लिए बाबर आजम टीम में भी होंगे तो कम से कम उस तरह की टीम में हो जो जिनके बल्ले से रन है, शायद वो अपनी जो है, देखिए वनडे में भी 350 350 ही रन बनेंगे ना अगर बहुत अच्छी पिच भी हुई तो उसमें कितना सा स्ट्राइक रेट तेज चाहिए होता है 50 ओवर्स के अंदर। सो मुझे लगता है बाबर के बल्ले से रन फिल वक्त आना एक अच्छी नवीद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, पेशावर ज़ल्मी के लिए तो होगी बट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि मेरा मानना है कि बड़े इवेंट के लिए बाबर आजम टीम का हिस्सा जरूर होंगे, एटलीस्ट 50 फॉर्मेट का तो जरूर होंगे। सो ये है। और दूसरा मिसबा ने ये कहा, क्योंकि पीसीबी की पॉलिसी खैर पहले भी थी, अब भी एक तरह से इंप्लीमेंटेशन की, वहाब और सरफराज को मना कर दिया कि आप किसी फ्रेंचाइज के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो मिसबा ने कहा उनको भी इजाज़त मिलनी चाहिए, बाकी जो है उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। बट मेरा मामला ये है, यानी मिसबा का मामला ये है कि वो पहले से पेशावर ज़ल्मी से थे, बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हैं। अच्छा, मुझे एज ए जर्नलिस्ट ये लगता है कि अगर मिसबाउल हक को कोचिंग करनी है, देखिए ना, आप टीम में अगर सेलेक्टर के तौर पे आना चाहते हैं, वैसे आप कोचिंग करना, आपको काम भी कोचिंग है, तो आपको एक चूज करना चाहिए। मतलब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको डबल सैलरी भी दे रहा है ना, बट जॉब वो नहीं दे रहा जो आप करना चाहते हैं, फिर आपको वही करनी चाहिए, भले कम सैलरी में। आप इस लेवल पे आके भी आपको सैलरी तो नहीं देखनी, आपको अपना फ्यूचर, आपका अपना प्रोफेशन देखना है। एक इनिंग आपकी खत्म हुई है, आपको दूसरी इनिंग शुरू कर रहे हैं, वो आपकी कोचिंग की है, और मुझे लगता है कि वो अच्छे कोच बन सकते हैं। कभी हमारे किसी फॉर्मर क्रिकेटर ने क्यों नहीं सोचा कि वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ये किसी टीम के कोच बने? हमेशा गोरों के बारे में हम क्यों सोचते हैं कि हम उनको कोच लगाएं? हमारे अपने क्रिकेटर कोचिंग को प्रोफेशन बना के दूसरी टीमों के साथ क्यों नहीं लग सकते हैं? और कुछ नहीं, जब कोई एशिया के अंदर इवेंट हो, जैसे हमारे मुश्ताक अहमद हैं, वो वेस्ट इंडीज के साथ काम किया, इंग्लैंड के साथ काम किया, बांग्लादेश के साथ आप काम कर रहे हैं, बाकी टीमों के साथ काम किया है। सो आप अपने आप को ऐसे कोच रजिस्टर्ड कराएं, फुल टाइम नहीं तो कभी एशिया में इवेंट होता है तो टीमें आपको आपकी कंसल्टेंसी लें, आपको असिस्टेंट कोच के तौर पर लें। ये एक बड़ी है। जैसे अंपायरिंग में अलीम डार साहब ने नाम कमाया, अभी हसन रजा साहब नाम कमा रहे हैं, वो भी तो पाकिस्तानी है ना। हम तो उसमें नहीं आए ना कि गोरे नाम बना रहे हैं, हमारे अपने भी बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोफेशन को चूज किया और उसके ऊपर रहे हैं। सो ये बात शायद थोड़ी लंबी हो गई, बट मुझे लगता है कि मिसबा को ये चूज करना है। वो अगर एज ए कोच बनना चाहते हैं पाकिस्तान टीम के साथ या किसी भी टीम के साथ लग के, या अपना प्रोफेशन एज ए कोच लेना चाहते हैं, फिर उनको पेशावर ज़ल्मी के साथ मुसलसल रहना चाहिए। फिर पीसीबी सिलेक्शन कमेटी मैटर ही नहीं करती है। फिर अब जैसे यूनुस खान है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जूनियर टीम को जो सबसे अच्छा कोई काम कर सकता है शायद यूनुस खान है, क्योंकि कमिटेड कोच हैं, हार्ड वर्किंग है और बड़े फोकस बंदे हैं। बट अगर उनको पीसीबी कहीं कुर्सी वाली जॉब देता है, उनको नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्टर डोमेस्टिक की क्यों ना। आल दो उनके आने से बहुत बेहतर फर्क पड़ सकता है, बट मुझे लगता है अगर उनका प्रोफेशन कोच है तो उनको उस पर ही रहना चाहिए, किसी और जगह आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। आपको कोचिंग में अपना नाम बनाना चाहिए और उसमें आपकी एक अलग पहचान बननी चाहिए। क्रिकेट करियर जितना गुजर गया सो गुजर गया, सेकंड इनिंग है, वो आपको चूज करनी चाहिए। ये नहीं है कि जब दिल के था सिलेक्टर, दिल के था कमेंटेटर, दिल के था कोच, दिल के था कितनी कुर्सी जॉब मिल गई वो भी कर ली। सो मुझे लगता है ये हमारे क्रिकेटर्स में बड़ा एक इशू है जिसको सॉर्ट आउट उनको खुद करना है ऑफ कोर्स। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।